हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं यूवी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूवी मेंटरशिप। मैं आप सबका स्वागत करती हूं। हमारी आज की वीडियो पॉलिटी के ऊपर रहेगी। ये क्लास 3 है। पहली क्लास संशोधन के ऊपर हो चुकी है। दूसरी क्लास में हमने पॉलिटी का इतिहास किया है और यहाँ पर हम अनुच्छेद की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें कि हम पहली वीडियो में अनुच्छेद 1 से लेकर 35 तक कवर करेंगे। ठीक है। मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको पॉलिटी पढ़ने के लिए एक तरीका बताना चाहती हूँ। जैसे कि हम जब भी संविधान को देखते हैं तो हम अनुच्छेद को देखकर थोड़ा सा डर जाते हैं कि हम इतने सारे अनुच्छेद 300 400 कैसे याद करेंगे, मतलब कंठस्थ होके मुँह ज़बानी कैसे याद करेंगे। जो कि अगर आप ये सोचने की बजाय कि वो हमें रटने हैं, अगर आप ये सोचेंगे कि जो संविधान है उससे हम जुड़े हुए हैं, वो हमें हमारे मौलिक अधिकार देता है, हमारी मौलिक कर्तव्य बताता है। एक नागरिक होने के नाते ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ के मौलिक अधिकार क्या हैं, वो देश हमें क्या क्या प्रिविलेजेस देता है और वापस हमें अपने देश के लिए क्या क्या करना है, या फिर हमारे देश के कानून कैसे काम करते हैं, हमारा देश का पार्लियामेंट कैसे काम करता है। ठीक है। अगर आप ये सोच के इसको पढ़ेंगे, इंटरेस्ट जगाएंगे। ठीक है। इंटरेस्ट कैसे जगाएंगे कि जैसे कि आप पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको सोचना होगा कि कोई इंसान एमपी कैसे बन रहा है, एमएलए कैसे बन रहा है, उसके क्या क्या दायित्व हैं, और अगर वो अपने दायित्व पूरे नहीं करता तो हम आम नागरिक होने के नाते क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप संविधान के अनुच्छेद बस इसलिए नहीं, मतलब रटने के लिए नहीं कि जैसे कि हमारे कंपटीशन में काम आते हैं या नौकरी पाने के लिए काम आते हैं, उसके लिए तो आपको पढ़ने ही हैं, मगर जिस देश में आप रहते हो वहाँ के मूल अधिकार क्या हैं, ठीक है, ये आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। ये सेशन या ये क्लास एक विद्यार्थी तक सीमित नहीं है। हर सिटीजन, हर एक वो नागरिक जो अपने आप को एक जागरूक नागरिक कहता है कि मैं अवेयर्ड हूँ, ठीक है, उसको पता होनी चाहिए कि पॉलिटी क्या होती है। ठीक है। जैसे कि हिस्ट्री आपको इंटरेस्टिंग लगती है, मगर हिस्ट्री आपके प्रेजेंट में काम नहीं आने वाली कि किसकी लड़ाई कब हुई। बट अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें सिखाता है। जैसे अभी हाल ही में CRA आया था, CRA एक्ट, NRA एक्ट, तो आपको यही नहीं पता था कि लोग किस बात पर धरना देकर बैठे हैं। आपको न्यूज़ चैनल से पता करना पड़ रहा था कि सिटीजनशिप होती क्या है, कैसे मिलती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्लीज़ कनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि आप ये सिलेबस के लिए नहीं, खुद के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है। देखिए, हम पार्ट में पढ़ेंगे। जैसे कि पार्ट 1 है, आपको पता है, मैं पहले डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स है वो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है। तो जो पार्ट 1 है वो उसके अंदर कितने आर्टिकल आते हैं? 4 आर्टिकल। आर्टिकल 1, 2, 3, 4। ठीक है। और ये पार्ट शुरू होने से पहले आप ये सोचिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हो रही है तो हम किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे भारत के बारे में और उसकी नागरिकता के बारे में। इसलिए आर्टिकल 1 में किसके बारे में बात की गई है? यूनियन और उसकी टेरिटरीज, मतलब भारत क्या है और भारत के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, संघ और उसके क्षेत्र। ठीक है। देखिए, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इसका क्या मतलब है? एग्ज़ाम में आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत और इंडिया दोनों ही नाम इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है। भारत और इंडिया दोनों ही नाम इस्तेमाल हुए हैं। वो सिर्फ एक ही आर्टिकल है, अनुच्छेद 1। ठीक है। अनुच्छेद 1 में एक तो ये चीज़ लिखी गई है और दूसरी क्या लिखी गई है कि जो भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, मतलब अखंड भारत है। जैसे US है, US में कोई भी स्टेट अलग होना चाहिए, अपना अलग देश बनाना चाहे तो बना सकता है, मगर भारत में ऐसा नहीं है। कोई अलग राज्य ज़रूर बना सकता है मगर अलग होकर अपना देश नहीं बना सकता। ठीक है। दूसरा क्या बताया गया आर्टिकल 1 में कि भारत के क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले क्या आता है? स्टेट, यूनियन टेरिटरी और एक्वायर्ड लैंड। ठीक है। एक्वायर्ड लैंड मतलब अभी तो जैसे हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ हैं और भविष्य में हम किसी के साथ हमारी लड़ाई हो जाती है, वॉर हो जाती है, या फिर भी किसी एग्रीमेंट के थ्रू हम किसी का एक्विजिशन कर लेते हैं,
जैसे कि पाकिस्तान में लाहौर पे हम एक्विजिशन कर लेते हैं तो वो हमारा अर्जित लैंड हो जाएगा, मतलब एक्वायर लैंड, और वो भी भारत के क्षेत्र के अंतर्गत ही माना जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 2 और 3 मैंने एक जगह पर इसलिए लिखे हैं क्योंकि इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों की जो स्टेटमेंट है, दोनों के जो लिखने का तरीका है वो एक ही। आप पढ़िए, नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश, आर्टिकल 2। अब अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों का गठन और सीमाओं और नाम में परिवर्तन। दोनों पढ़ने में एक जैसे ही हैं, तो इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर ये है कि अनुच्छेद 2 जो है वो नए राज्यों की बात कर रहे हैं। नए राज्य जैसे कि बाहर से जो नए राज्य आ सकते हैं, ठीक है, जैसे बांग्लादेश का कोई स्टेट है या बांग्लादेश की कोई प्लेस है और वो हमने अर्जित कर लिए हैं, एक्वायर्ड लैंड कर लिया है, उसको हम अपना नाम देंगे, उसकी सीमाओं की सुरक्षा करेंगे, उसकी सीमाओं का नामांकन करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक है। ये सब हमें आर्टिकल 2 या अनुच्छेद 2 में करना है। और अगर जो हमारे ऑलरेडी स्टेट हैं, हमारे जो ऑलरेडी राज्य हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, कब अलग हुआ था? 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था। तो हमारे ही स्टेट अपने आप को अलग कर लेते हैं भाषा या किसी भी बेसिस पे, तो उनको नया स्टेट बनाना या उनका नाम रखना या फिर उनकी बाउंड्रीज़ कहाँ से कहाँ तक रहेंगी, ये कौन करेगा? ये आर्टिकल 3 करेगा। ठीक है। और आर्टिकल 3 से एक चीज़ और रिलेट कीजिए कि जैसे ही आर्टिकल 3 पहले से जो एग्जिस्ट कर रहे राज्यों के लिए है, ठीक है, और अपना जैसे कि आंध्र प्रदेश है, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की जो विधानसभा है उसको राष्ट्रपति परमिशन भेजेगा, ठीक है, कि हम आपका आंध्र प्रदेश से अलग एक तेलंगाना राज्य बनाना चाहते हैं। मगर ये एक फॉर्मेलिटी होगी। अगर आंध्र प्रदेश मना भी कर देता है कि नहीं, हम तेलंगाना को हमसे अलग नहीं करना चाहते, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। ठीक है। तो ये भी आर्टिकल 3 में ही आता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 4 में क्या दे रखा है हमें? अनुच्छेद 2 और 3 368 के तहत नहीं देखा जाता है। मतलब कि देखिए, सबसे पहले आर्टिकल 368 है क्या? आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन के लिए बनाया गया है। मतलब अगर कुछ भी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कोई भी बदलाव होगा तो वो अमेंडमेंट के थ्रू होगा, उसको संशोधित किया जाएगा। मगर अगर अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कोई भी नया राज्य बनाया जाता है तो वो अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है। ये हमें आर्टिकल 4 में बताया गया है। ठीक है। जैसे कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ मगर वो किसी भी अमेंडमेंट में डिफाइंड नहीं है। यही हमें आर्टिकल 4 सिखाता है और यहीं पर हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है। ठीक है। तो पार्ट 1 में कौन कौन से आर्टिकल थे? 1, 2, 3, 4। ठीक है। पार्ट 1 में 4 आर्टिकल थे। चलिए तो शुरू करते हैं पार्ट 2। देखिए, पार्ट 2 को मेनली सिटीजनशिप पार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी आर्टिकल है 5 to 11 वो सब नागरिकता के लिए हैं। जैसे कि सबसे पहले आर्टिकल 5 हमें बताता है कि किसे हम भारत का नागरिक कह सकते हैं। जो इंसान भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है या जिसके माता पिता यहाँ जन्मे हैं उसे भारत का नागरिक कहा जाएगा। ठीक है। और जो यहाँ जन्मा भी ना हो मगर 26 जनवरी 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया उससे ठीक 5 साल पहले से यहाँ रह रहा हो, मतलब कि 1945 से जो यहाँ रह रहा हो उसे भी भारत का नागरिक कहा जाएगा। आर्टिकल 6 और 7 दोनों ही भारत और पाकिस्तान में जो माइग्रेंट्स होते हैं, माइग्रेंट्स मतलब जो लोग इधर से उधर देश छोड़कर जाते हैं, उनके बारे में बात करता है। देखिए, पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता, जो पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए थे आज़ादी के टाइम पे या उसके बाद में आते हैं, ठीक है, उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी ये हमें आर्टिकल 6 बताता है। और भारत को छोड़कर जो पाकिस्तान गए वो हमें आर्टिकल 7 बताता है। हालांकि क्योंकि अभी लोगों का आना जाना कम हो गया है पाकिस्तान से इंडिया और नागरिकता के नियम भी बदल चुके हैं, तो ये दोनों आर्टिकल एग्ज़ाम में ज़्यादातर नहीं पूछे जाते। ठीक है। मगर आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत जाने के लिए है और आर्टिकल 7 भारत से पाकिस्तान जाने के लिए है। ठीक है। देखिए, यहाँ पर आर्टिकल 6 में 2 और 7 में 2 डेट मेंशन की है मैंने।
16 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई भी भारत आएगा पाकिस्तान से, तो उसे यहाँ का सिटीजन होने के लिए फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 6 में बताई गई है और डेट मेंशन की गई है। ये डेट इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आर्टिकल 7 में जो माइग्रेंट्स यहाँ से पाकिस्तान जाएंगे, भारत से पाकिस्तान जाएंगे, उनके लिए जो डेट दे रखी है 1 मार्च 1947 से पहले चले गए तो उन्हें कुछ नहीं करना, मगर 1 मार्च 1947 के बाद गए तो उन्हें बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन, कागज़ कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ये दोनों ही डेट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 8, 9, 10, 11 चारों एक ही स्लाइड में लिखे हैं क्योंकि चारों मिलते जुलते हैं और चारों ही नागरिकता के ऊपर हैं। देखिए आर्टिकल 8 हमें क्या बताता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। देखिए जब अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बाहर आते जाते रहते थे, जैसे कि गांधी जी भी साउथ अफ्रीका गए थे। तो आज़ादी के टाइम पर ऐसा नहीं था कि सब लोग यहाँ मौजूद थे, कुछ लोग बाहर भी थे जो ऑलरेडी वहाँ सेटल हो चुके थे या जिनका घर बाहर था या पढ़ाई करने के लिए गए थे। तो ऐसा तो नहीं था कि जिस दिन से आज़ादी लग गई और उस दिन के बाद आए तो उन्हें भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ऐसे नागरिकों को ओवरसीज़ सिटीजन कहा जाता है और उन्हें भी भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है, ठीक है। आर्टिकल 9 में क्या है, यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित की है, मतलब कि अगर कोई मान लो यूएस में रहने चला गया और वहाँ पर उसने यूएस की सिटीजनशिप ले ली तो उसे भारत की नहीं मिलेगी, वहीं की वहीं खारिज हो जाएगी, क्योंकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप वाला रूल है, ठीक है। कई कई जगह डबल सिटीजनशिप भी है, बट भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर एक ही नागरिकता मान्य होती है। आप किसी एक देश के ही ले सकते हैं। तो अगर आपने भारत छोड़ने के बाद किसी भी अन्य देश की नागरिकता ली तो भारत की अपने आप ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, शून्य हो जाएगी। ये हमें आर्टिकल 9 में बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल 10 में क्या बताया है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, मतलब नागरिकता का अधिकार आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। कोई ऐसा कानून या अमेंडमेंट नहीं आ सकता जो आपसे ये कहे कि आज से आपके सिटीजनशिप राइट्स सारे के सारे ख़त्म होते हैं। कोई भी ऐसा कानून नहीं पास कर सकता, अगर करेगा तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 11 आपको क्या बताता है कि नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन, मतलब कि पार्लियामेंट रेगुलेट करेगा जो भी राइट होंगे सिटीजनशिप के, ठीक है। सिटीजनशिप के जो भी कानून होंगे, अधिकार होंगे, वो कौन कर सकता है, पार्लियामेंट, ठीक है। उसको चेंज कर सकता है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के साथ, ठीक है। मगर बिल्कुल सिटीजनशिप को खारिज नहीं कर सकता, उसमें कुछ चीज़ें जोड़ सकता है, घटा सकता है, मगर किसी भी नागरिक की सिटीजनशिप को खारिज नहीं कर सकता, ठीक है। अब आप इनको लाइन वाइज कैसे याद करेंगे ये देख लीजिए। जैसे आर्टिकल 8 है तो सबसे पहले कोई बाहर रहने गया और वहाँ उसने आ नहीं पाया तो भी वो यहाँ का नागरिक माना जाएगा, मगर अगर उसने वहाँ पर रहते रहते अगर सिटीजनशिप ले ली तो वो उसकी जो सिटीजनशिप है वो खारिज हो जाएगी, कहाँ की, भारत वाली उसकी खारिज हो जाएगी, ठीक है। आर्टिकल जो 10 है उसमें नागरिकता के अधिकारों का बना रहना बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 11 है कि अगर थोड़े से अमेंडमेंट्स करने हैं तो वो कौन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं पार्ट 3 और ये लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, ठीक है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कौन कौन से आर्टिकल थे, 1, 2, 3, 4। पार्ट 2 में 5 to 11, ठीक है। और पार्ट 3 में 12 to 35, ठीक है। आप इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। पार्ट 3 आर्टिकल 12 दिए 36, ठीक है। तो 36 से पहले के आर्टिकल 3rd आर्टिकल में है, 3rd पार्ट में, ठीक है। पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35, 12 दिए 36, 12 से शुरू होकर और 36 से पहले के सारे आर्टिकल पार्ट 3 में है, जिन्हें इकट्ठा करो तो फंडामेंटल राइट्स, मतलब हमारे मूल अधिकार भी कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, मतलब एक स्टेट की क्या डेफिनेशन होती है वो दिया गया है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है याद करना, सिंपल। जैसे ही फंडामेंटल राइट शुरू हुए तो हमें राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 13 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें एक वर्ड आएगा जुडिशियल रिव्यू।
जो बहुत जगह काम आता है, जिस पर करंट में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू को कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन। मतलब कि अगर कोई भी चीज़ किसी सरकार ने पास कर दी है तो सुप्रीम कोर्ट उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर कोई आरटीआई या कुछ भी लगाता है, केस करता है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, न्यायिक पूर्वालोकन, उसको फिर से न्यायिक तरीके से देखा जाएगा कि वो सही है या गलत है। ये जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो हमें आर्टिकल 13 के अंतर्गत मिलती है। आर्टिकल 13 हमें क्या बोलता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती हो। मतलब जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हों उनको छेड़ती हो या उनके साथ छेड़छाड़ करती हो, ऐसी चीज़ कोई भी राज्य का मतलब यहाँ पर सरकार से भी है कि कोई भी सरकार नहीं बना सकती। अगर ऐसा करेगी तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो उस पर जुडिशियल रिव्यू करेगी। ठीक है, तो इसलिए आर्टिकल 13 इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, ये हमारे 6 आर्टिकल हैं। ठीक है, पहले 7 थे, राइट टू प्रॉपर्टी हट चुका है, वो अब एक लीगल राइट है। 1 2 3 4 5 6 इकट्ठा इनको लिख के याद करना आसान हो जाता है। कैसे हो जाता है और राइट टू इक्वलिटी किन किन आर्टिकल से हमें मिलती है? देखिए, आर्टिकल 14 to 18 हमें राइट टू इक्वलिटी के बारे में बताते हैं, हमारी समानता के अधिकार के बारे में बताते हैं। इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए, 14 से 18। ठीक है, आप अपना हाथ लीजिए, आपका जो हाथ है, ठीक है, वो समान नहीं है ना, समानता नहीं है। ठीक है, फिर भी वो जब 5 उंगलियां जो काम करती हैं, इकट्ठी करती हैं, तो 14 को शुरू करिए, थंब से 14 15 16 17 18 पाँचों आर्टिकल आ गए। ठीक है, तो 5 आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी को डिफाइन करते हैं। कौन से 5 आर्टिकल? 14 15 16 17 18 फिंगर्स पर काउंट कीजिए, आपके जो एक हाथ की फिंगर्स है उस पर काउंट कीजिए, 14 से स्टार्ट करके 14 15 16 17 18। तो राइट टू इक्वलिटी समानता की बात करती है, जैसे कि हमारे दोनों हाथ असमानता होके भी उनमें समानता है। असमान कैसे? कोई छोटी उंगली है, कोई बड़ी उंगली है, बट फिर भी जो सारी फिंगर्स हैं वो समान कार्य करती हैं। ठीक है, तो असमानता होके भी हमारे हाथ के जो काम है, हमारी जो उंगलियों के काम है, वो बहुत समान है। इससे आप क्या याद कर सकते हैं? राइट टू इक्वलिटी की जो ट्रिक है वो आपके हाथ से है कि आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं, तो आपके राइट टू इक्वलिटी में भी 5 ही आर्टिकल है जो कि 14 से शुरू होते हैं, 14 15 16 17 18। ठीक है, आई होप आपको याद हुआ होगा ऐसे। राइट टू फ्रीडम की बात करें तो राइट टू फ्रीडम में है आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। इसको हम कैसे याद करेंगे 19 से लेकर 22 तक? देखिए, फ्रीडम में क्या आ रहा है? फ्री, FREE। ठीक है, फ्रीडम में फ्री, तो राइट टू फ्रीडम से हम फ्री हो जाते हैं। तो फ्री से देखिए 19 20 21 22 4 लेटर्स हैं, तो इसमें 4 आर्टिकल्स आ रहे हैं, 19 20 21 22। ये इसलिए याद करने के लिए है कि पहले तो आपको ऑर्डर पता होना चाहिए कि पहले इक्वलिटी आती है, देन फ्रीडम आती है, फिर एक्सप्लॉयटेशन आता है, फिर रिलीजन के बारे में, और इनमें कितने कितने आर्टिकल आते हैं, तो याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, मैं एक बार इरेज कर देती हूँ और आपको फिर से बताती हूँ। देखिए, राइट टू इक्वलिटी अभी हमने पढ़ा 14 से 18, हाथ में असमानता में समानता होनी चाहिए, तो 5 आर्टिकल। राइट टू फ्रीडम, फ्री में 4 वर्ड हैं, तो 19 से लेके 22 तक 4 आर्टिकल हैं। राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशंस के खिलाफ हमें जो राइट्स हैं, ठीक है, हम पे कोई अत्याचार करे तो उसके खिलाफ हमारे जो अधिकार हैं वो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 23 से 24 के बीच में है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेकर 28 तक है। ठीक है, कल्चर और एजुकेशन राइट 29 से लेकर 30 तक है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ 32 से लेकर 35 तक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आर्टिकल 31 कहाँ गया? आर्टिकल 31 एक अमेंडमेंट के थ्रू हटा दिया गया था, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी ही था। ठीक है, चलिए अगली वीडियो पर चलते हैं। देखिए, आर्टिकल 14 की बात हम कर रहे थे, आर्टिकल 14 की हम बात कर रहे थे, जिसे कि क्या कहा जाता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है कि देखिए, जैसे कि कोई भी कानून है, उससे पहले जिन पर वो कानून लगाया जा रहा है वो इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि किसी बच्चे ने किसी का मर्डर कर दिया
और किसी बड़े इंसान ने किसी का मर्डर कर दिया, वयस्क, जैसे कि 32 साल का या 35 साल का जो भी एक मैच्योर्ड पर्सन होता है, उसने किसी का मर्डर कर दिया, या एक 10 साल के बच्चे ने किसी का एक्सीडेंटली मर्डर कर दिया, तो दोनों ने क्राइम तो एक ही किया है, मगर क्या सज़ा उनको एक जैसी होनी चाहिए? नहीं ना। ठीक है, तो इसलिए बच्चों के लिए जो अलग सज़ा होती है और बड़ों के लिए अलग सज़ा होती है। इसको समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि जैसे बचपन में हम हमारे छोटे भाई बहन के साथ खेलते थे, तो हम उन्हें क्या कहते थे कि मैं बॉल कराता हूँ और आप ओनली बैटिंग कर लीजिए, जिससे कि वो खेल भी सके और उसे ज़्यादा भाग दौड़ भी ना करनी पड़े। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, हमने दोनों में इक्वलिटी ला दी। ठीक है, जो ज़्यादा भारी काम था वो बड़े वाले ने कर लिया और जो ज़्यादा हल्का काम था वो छोटे वाले ने कर लिया। तो जब हम कोई भी कानून लागू करते हैं तो उससे पहले जिन पर वो कानून लगाया जा रहा है तो थोड़ी सी इक्वलिटी मेंटेन करनी बनती है। उदाहरण के तौर पर जब आप बस में जाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है कि महिलाओं के लिए आरक्षित, दिव्यांग के लिए आरक्षित। ठीक है, तो वो क्यों लिखा होता है? वहाँ पर आप लड़ाई नहीं कर सकते कि हमारे लिए आरक्षित क्यों नहीं है। वो हमारे समाज के वो तबके हैं जो कहीं ना कहीं किसी न वजह से कमज़ोर तो नहीं माने जाते, बट उनके लिए कुछ चीज़ें आरक्षित होने से उन्हें बढ़ावा मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ है। आर्टिकल 15 जो है वो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रोहिबिशन मतलब मना करता है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। किस बेसिस पर नहीं होना चाहिए? रिलीजन, धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट जाति के आधार पर, और सेक्स कि आदमी है, औरत है, ट्रांसजेंडर है, इसके आधार पर, या प्लेस ऑफ बर्थ कि वो कहाँ पैदा हुआ है। ठीक है, इन सब के आधार पर जो भेदभाव है वो आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 15 तो वैसे याद करना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि इस पर आयुष्मान खुराना की एक मूवी भी रिलीज़ हुई थी। ठीक है, आर्टिकल 16 हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल बराबर अपॉर्चुनिटी की बात करता है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जो सरकारी नौकरियां हैं, उनमें हमें बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट फिर भी रिजर्वेशन होता है, वो क्यों होता है? आर्टिकल 15 की वजह से। ठीक है, कि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं हमें लोगों को बराबर लेवल पर लाना है, तो इसलिए कुछ लोगों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। SC STs को रिजर्वेशन दिया गया है। आर्टिकल 17 किसकी बात करता है? प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत। अभी के लोगों को तो ये नहीं समझ में आएगा क्योंकि अभी तो वो चीज़ ख़त्म ही हो चुकी है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों को अच्छे से पता था कि अभी जो सामाजिक बीमारी चल रही है वो सबसे ज़्यादा छुआछूत की है। जो छोटी जाति वाले लोग थे वो बड़ी जाति वाले लोगों के घर में बैठकर पानी भी नहीं पी सकते थे, उनके बराबर में भी नहीं बैठ सकते थे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उस वक्त पर आर्टिकल 17 दिया कि जो हमें छुआछूत वाली जैसी चीज़ों से कि अनटचेबिलिटी वाली चीज़ को ख़त्म करता है। ठीक है, आर्टिकल 18 जो है वो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, मिलिट्री, एकेडमिक डिस्टिंक्शन, इन सब को ख़त्म करता है। ठीक है, बट कुछ कुछ जगहों पर बढ़ावा देने के लिए, लोगों को एनकरेज करने के लिए जो उपाधि है उनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आर्मी में लेफ्टिनेंट, कर्नल, ब्रिगेडियर, या फिर जब आप PhD कर लेते हैं तो आपको डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है। वो जस्ट आपको एनकरेज करने के लिए है। ठीक है, वो आपको दूसरे लोगों से कुछ अलग नहीं बना रहा है। तो ये अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स किसी किसी चीज़ के लिए, जैसे पहले सर की उपाधि दी जाती थी, महात्मा गांधी को महात्मा की दी गई थी, ये उनकी बात कर रहा है कि वो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। जैसे आप भारत रत्न का नाम कहीं पे यूज़ नहीं कर सकते। अब हम आ गए हैं राइट टू फ्रीडम पर। ठीक है, जो हमारी आज़ादी की बात करता है। आपको याद है कि फ्री से हमने क्या याद किया था कि 19 से 22 4 आर्टिकल इसके अंदर आते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 19 की हम बात करेंगे। आर्टिकल 19 जो है वो 6 चीज़ों को बताता है, मतलब 6 तरह की हमें फ्रीडम देता है। देखिए 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले वो हमें आज़ादी देता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता। एक इंसान को अगर क्या चाहिए होता है? बोलने की स्वतंत्रता चाहिए होती है सबसे पहले तो। ठीक है, और जब वो बोलता है तो उसे शांतिपूर्ण सम्मेलन की भी स्वतंत्रता चाहिए होती है। अगर उसे कोई मांग उठानी है तो उसे शांतिपूर्ण सम्मेलन की आवश्यकता है। और सम्मेलन किसके साथ कर सकता है? वो संघ के व्यक्तियों के साथ। जब कोई उनका संघ होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, तभी तो वो लोग इकट्ठे हो सकते हैं। तो
संघ की ज़रूरत होती है, आने जाने की ज़रूरत होती है, कहीं भी रहने की ज़रूरत होती है, कहीं भी निवास करने की। जैसे कि आजकल नौकरी के लिए हमें एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है, तो हमें कहीं भी निवास करने की पूरी फ्रीडम है, बोलने की फ्रीडम है, या व्यापार और कारोबार करने की फ्रीडम है। तो ये 6 तरह की जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है, वो आर्टिकल 19 के अंदर आती है। कौन कौन सी? बोलने की, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की, संघ बनाने की, आने जाने की, निवास करने की और व्यापार और कारोबार को बढ़ाने की। जो अनुच्छेद 20 है वो किसकी बात करता है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जैसे कि किसी कन्विक्ट ने कोई क्राइम किया है, किसी दोषी ने कोई दोष किया है, तो उसके भी कुछ अधिकार होते हैं। उसके क्या अधिकार होते हैं कि जिस समय कानून उल्लंघन हुआ है, मतलब कि जिस समय उसने वो क्राइम किया है, किसी का मर्डर किया है या कोई चोरी की है, तो उस समय जो कानून चल रहे थे उन्हीं कानून के हिसाब से उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि सरकार ने अगर 10 साल बाद नए तरीके के कानून बना दिए तो उसके हिसाब से उसके पुराने सज़ा की जो वो है, मतलब कि जो कानून है उस पर नया वाला लागू नहीं हो सकता। जिस समय पर उसने वो उल्लंघन किया हो उसी समय का कानून उस पर लागू होना चाहिए, नए कानून का उस पर कोई असर नहीं होगा। तो जिस टाइम का दोष उसी टाइम की सज़ा, ठीक है। एक अपराध के लिए एक बार सज़ा, अगर किसी ने अपराध किया तो उसके लिए एक ही बार सज़ा होती है। जैसे कि अगर हाई कोर्ट में कोई केस गया है और उसने सज़ा दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे सेम सज़ा सुनाई है, तो वो मान्य नहीं होगी। एक ही सज़ा उसे एक बार मिल सकती है। स्वयं के विरुद्ध वो गवाही नहीं दे सकता, उसको मार कर पीट कर उसको बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप स्वयं के खिलाफ गवाही दे, जब तक कि नेशनल इमरजेंसी की बात नहीं हो। जो नार्को टेस्ट वगैरह होते हैं वो नेशनल इमरजेंसी पर जब बात आ जाती है तो ही ऐसा किया जा सकता है कि उसकी गवाही रिकॉर्ड की जाए और मानी जाएगी, नहीं तो नॉर्मल केसेस में स्वयं की गवाही नहीं मानी जाती। आर्टिकल 21, इस पर मैंने स्टार लगाया है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये हमारी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं लाइफ टू लिबर्टी। मतलब कि हमें हर एक चीज़ की आज़ादी, अब वो आज़ादी आप किसी भी चीज़ की मान सकते हैं, मोबाइल यूज़ करने की, इंटरनेट यूज़ करने की, पानी पीने की, कहीं भी घूमने की, पब्लिक प्लेस पर कुछ भी बोलने की, यहाँ तक कि अगर आपको बाहर की चीज़ों से डिस्टर्बेंस हो रही है तो भी आप, जैसे आप देखते होंगे कि शादियों में एक बैन लगा दिया गया है कि 10 बजे के बाद कोई डीजे नहीं बजा सकता। तो इस तरह की स्वतंत्रता कि आसपास वाले लोगों को दिक्कत हो रही है इसलिए ऐसा नियम बनाया गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंदर, ठीक है। छोटी से छोटी स्वतंत्रता भी इसके अंतर्गत आती है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है और इस पर बहुत बार कोर्ट केसेस किए जाते हैं, RTIs लगाई जाती हैं, लोग अपने अधिकार की बात करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है और हमेशा करंट न्यूज़ में रहता है। जो अनुच्छेद 22 है वो किसके बारे में बात करता है? गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। मतलब कि अगर आपको कोई गिरफ्तार करने आ रहा है तो ये आपका हक बनता है कि आप पूछ सकते हैं कि मैं किस बेसिस पे अरेस्ट हो रहा हूँ या मेरा अरेस्ट वारंट कहाँ है, जब तक कि वो इंसान कोई टेररिस्ट ना हो, मतलब हम उसे डायरेक्टली अटैक ना कर सकते हों, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक ही पेज में मैंने चारों आर्टिकल मेंशन किए हैं, ये फ्रीडम से रिलेटेड हैं। सबसे पहले हमें 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स मिली, बोलने की, असेंबल होने की, एसोसिएशन बनाने की, कहीं भी मूवमेंट करने की, रेसिडेंस और सेटलमेंट करने की, कहीं भी निवास करने की, और कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, बिजनेस करने की। ये जो 6 फ्रीडम है ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत आती हैं। सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कौन सी 6 फ्रीडम है, ऑप्शन में से एक गलत होगा, तो आपको 6 की 6 पता होनी चाहिए। आर्टिकल 20 हमें किसके बारे में बताता है? कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, कि जो भी कन्विक्ट है उसके क्या क्या अधिकार हो सकते हैं। आर्टिकल 21 हमें लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है कि हमें हमसे जुड़े हर एक अधिकार होते हैं। आर्टिकल 22 अरेस्ट और डिटेंशन, जब आप किसी को अरेस्ट करने जा रहे हैं तो उसके क्या क्या अधिकार होते हैं वो आर्टिकल 22 हमें बताता है। देखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब अत्याचार के खिलाफ जो हमारे अधिकार हैं वो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 23 में क्या आता है? ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स इज प्रोहिबिटेड।
जो ट्रैफिकिंग होती है या फिर इसको देह जो सालों से, 1 मिनट स्लाइड आगे हो गई, मैं पीछे कर देती हूँ, सॉरी। देखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में जो आर्टिकल 23 है वो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, जो इंसान के इधर से उधर ट्रैफिकिंग करना, भेजना या बच्चों की ट्रैफिकिंग करना, छोटे बच्चों को किडनैप करके, ये सब आर्टिकल 23 के अंदर आता है। इसको हिंदी में शोषण या बेगार प्रथा भी कहते हैं। जैसे कि बहुत पहले की बात है, हिस्ट्री में भी गुलाम खरीद के लाए जाते थे, जैसे कि बलबन को खरीद के लाया गया था। जो भी गुलाम होते थे तो उन गुलामों को आर्टिकल 23 के अंदर ट्रैफिकिंग ही माना जाता है एक तरीके से। तो ये आर्टिकल 23 उन लोगों के लिए है कि ना तो आप गुलाम प्रथा का साथ दे सकते हैं, ना आप उनका शोषण कर सकते हैं। आर्टिकल 24 हमें क्या बताता है कि कोई भी बच्चा जो 14 साल से नीचे का है उसे आप एम्प्लॉयड नहीं रख सकते। आप जैसे छोटे छोटे ढाबों पर देखते होंगे बच्चे काम करते हैं, बट क्योंकि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि एक गैरकानूनी चीज़ है, और जिनको पता होता है वो सोचते हैं कि ये हमारा नन ऑफ बिजनेस है, मतलब हमारा इनसे क्या लेना देना। वो अपना कर्तव्य नहीं समझते कि वो उसकी कंप्लेन करे। तो ये आर्टिकल 24 के अंदर आता है। तो 24-14 आप रिलेट कर सकते हैं 24-14 कि कोई भी 14 साल से कम का बच्चा काम नहीं कर सकता। ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमारे जो धर्म हैं उनको मानने का अधिकार, कि आप किसी भी वक्त कोई भी धर्म अपना सकते हैं, उसके लिए किसी भी संस्थान में जा सकते हैं, कोई संस्थान खोल सकते हैं। ये सब हमें इसी आर्टिकल में बताया गया है। तो देखिए आर्टिकल जो 25 अनुच्छेद 25 है वो धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। मतलब कोई भी धर्म मानो, उसको फॉलो करो और उसका प्रचार भी करो। ये हमें आर्टिकल 25 से मिलता है। ठीक है। आर्टिकल 26 धार्मिक संस्था बनाने की परमिशन देता है। देखिए आपने कोई भी धर्म मान लिया 25 में, और 26 में आप उससे जुड़ा हुआ कोई भी संस्थान बना सकते हैं। आर्टिकल 27 में किसी भी धर्म पर किसी भी तरह का कर मतलब टैक्स नहीं लगाया जाएगा, नो टैक्स। आर्टिकल 27 किसी भी धर्म को बढ़ावा देने हेतु लोगों पर कर नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल 28 किसके बारे में बताता है कि कोई भी शिक्षण संस्थान मतलब ऐसी कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि धार्मिक हो और उसको राज्य द्वारा फंड एलोकेट नहीं किया जा सकता। ठीक है। धार्मिक शिक्षा के लिए नहीं किया जा सकता जहाँ पर धर्म की शिक्षा हो रही है। जैसे कि मान लो अभी जो गवर्नमेंट अगर वो हिंदू को सपोर्ट करती है और हिंदू इंस्टीट्यूशंस को पैसा देती है कि हम आपको फंड करेंगे और आप हमारे हिंदुइज्म को फैलाइए, तो ये गलत हो जाता है। तो इसलिए आर्टिकल 28 बनाया गया कि आप ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को फंड नहीं कर सकते जो कि धर्म का बढ़ावा करती है। इंग्लिश में लिखा हुआ है आर्टिकल 25, 26, 27, 28 चारों किसके अंदर आते हैं? रिलीजन की फ्रीडम के लिए। आप इनको पढ़ लेना। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आपके कल्चर से, आपकी संस्कृति से और आपकी पढ़ाई से रिलेटेड जो आपके अधिकार हैं। आर्टिकल 29 क्या करता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारी उनके प्रोटेक्शन की बात करता है। उनके इंटरेस्ट मतलब उनके जो अधिकार हैं उनके प्रोटेक्शन की, कि वो कहीं जो पिछड़ा वर्ग है वो ज़्यादा पिछड़ा ना रह जाए, तो उनकी बात करता है। ठीक है। और हर जगह उनको बराबर का अधिकार मिले। 29 और 30 में डिफरेंस क्या है? ये भी माइनॉरिटीज़ की बात करता है। देखिए जो 29 है उसमें हमारे जो पिछड़े वर्ग थे उनको नौकरी देने का या उनको बराबर का हर जगह सीट देने का प्रावधान तो बना दिया, मगर जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन थे जैसे कि एम्स हो गया, IAS हो गया या IIT हो गया, यहाँ पर उनको जगह नहीं दी गई थी। मगर बाद में ये कंसीडर किया गया कि उन लोगों को भी, नीचे तबके के लोगों को भी सबको सम्मान कैसे लाया जाए। तो सम्मान लाने के लिए उनको एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में भी, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट माने जाते हैं, उनमें भी उनको कुछ परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन दिया गया। वो किसके अंतर्गत दिया गया? आर्टिकल 30 के अंदर। ठीक है। आर्टिकल 31 हटा दिया गया है। ये राइट टू प्रॉपर्टी था, ओमिटेड बाय कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हटाया गया? 44th। और 44th अमेंडमेंट कौन से साल में आया था? 1978 में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 32
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जिसको स्पेसिफिकली बोला जाता है, और ये किसने नाम दिया था इसको? B.R. अम्बेडकर ने सोल और हार्ट बोला था, मतलब कि ये हमारे पूरे संविधान का दिल है, आत्मा है। कौन सा? आर्टिकल 32, ठीक है। द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ देयर वायलेशन, आर्टिकल 32 हमें बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हमारा अधिकार है, और इसको सोल एंड हार्ट किसने कहा था? B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था। देखिए आर्टिकल 32 मूल अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। अगर आपका कोई भी मूल अधिकार वायलेट हो रहा है, कोई भी उसको हानि पहुंचा रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कहा जाता है, मतलब संविधान की अगर कोई दवाई है तो वो आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 33 संसद की शक्ति बताता है, ठीक है। आर्टिकल 34 संसद कानून बनाकर क्षतिपूर्ति कर सकती है, जैसे कि कहीं पर कर्फ्यू लग गया है, बाढ़ आ गई है, ऐसा कुछ भी हुआ है, या फिर इमरजेंसी लगी थी, प्रेसिडेंशियल फाइनेंशियल इमरजेंसी, और वहाँ के लोगों को कोई क्षतिपूर्ति हुई है, तो संसद कानून बनाकर उस क्षतिपूर्ति को पूरी कर सकता है आर्टिकल 34 से। आर्टिकल 35 में मूल अधिकारों को प्रभावी करने के लिए विधान है। जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कैसे अप्लाई करना है, ये आर्टिकल 35 में दे रखा है। यहीं पर ख़त्म होते हैं हमारे सारे आर्टिकल। आर्टिकल 1 से लेकर 35 तक हमने कर लिए हैं, जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड थे। पार्ट 1 में था आर्टिकल 1 से 4, पार्ट 2 में था आर्टिकल 5 to 11, और पार्ट 3 में क्या था? आर्टिकल 12 to 35, जिसमें कि आर्टिकल 31 मिसिंग था क्योंकि वो हटा दिया गया है 44th अमेंडमेंट से। आई होप आपको याद हो गए होंगे 3 पार्ट, और 3 पार्ट तक कितने आर्टिकल हैं? 35। अब इन्हीं आर्टिकल से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए, द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंडिया इज टेकन, जो हमारे मौलिक अधिकार का, देखिए मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ, लिखा नहीं है, तो आप सुनकर भी समझ सकते हैं कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं संविधान में, वो हमने कहाँ से लिए थे? हमने USA से लिए थे मौलिक अधिकार, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक परिभाषित है, डिफाइंड है? तो अभी हमने पढ़ा पार्ट 3 और आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11 तक हैं, और फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक हैं, ठीक है। हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6। पहले कितने थे? 7। कौन सा हटा दिया? राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया। कौन से अमेंडमेंट से हटा दिया? 44। और 44th अमेंडमेंट कौन से ईयर में आया था? 1978 में। और अभी राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा राइट है? कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट नहीं है, वो एक लीगल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ आई गया, राइट टू प्रॉपर्टी को किसके थ्रू हटाया था? 44th अमेंडमेंट 1978, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी अथॉरिटी है जो राइट्स को इम्पोज करना या उनके बारे में कोई भी डिसीजन लेना, उसके पास अथॉरिटी है, ठीक है, अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हम पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 13 में भी पढ़ा था कि जुडिशियल रिव्यू दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और आर्टिकल 32 में भी पढ़ा था कि हनन होने पर आपको अगर कोई वायलेट हो रहा है आर्टिकल, कोई भी राइट, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये बात का ध्यान रखना कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो आर्टिकल 32, और अगर हाई कोर्ट जाते हैं तो आर्टिकल 226 होता है। दोनों के लिए अलग अलग होता है, ये है सुप्रीम कोर्ट के लिए और ये है हाई कोर्ट के लिए। इनमें आप कंफ्यूज भी नहीं हो सकते, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पहले आया है 32, और बाद में हम हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे तो 226, ठीक है। यहाँ पर देखा है कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो अनटचेबिलिटी की बात करता है, ठीक है। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, ठीक है। देखिए पहले जब अनटचेबिलिटी होती थी तो लोग ऐसा मानते थे कि छुआछूत, किसी ने हमें छू दिया तो हमें बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, उसके हाथ गंदे थे, ठीक है। जैसे कि आजकल लोग देखते हैं कि सैनिटाइज्ड नहीं है तो हाथ लगा देंगे तो वो बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, कोविड हो जाएगा। तो खतरा मतलब 17, तो अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, ठीक है। तो छुआछूत 17 खतरा, आप ऐसे याद कर सकते हैं। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो नया ऐड किया गया 21A? मैंने आपको इसमें पढ़ाया नहीं है, ये एक अमेंडमेंट है, मैं पढ़ा चुकी हूँ। 86th अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है, राइट टू एजुकेशन इंक्लूड किया गया था, जिसे आर्टिकल 21A भी कहा जाता है, जो 86th अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया था, ठीक है। फंडामेंटल राइट, ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो
गारंटेड ओनली टू सिटीजन, जो हमारे सिटीजन्स के लिए है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो वो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, जो कि कौन सा था, आर्टिकल 14 था। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 था। ठीक है, नेक्स्ट, विदाउट विच बेसिक फंडामेंटल, ऐसा कौन सा मूलभूत राइट है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब फंडामेंटल राइट हैज़ नो वैल्यू। अगर वो नहीं होगा तो फंडामेंटल राइट्स की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि कौन सा है, आर्टिकल 32। इसलिए इसे हार्ट और सोल कहा जाता है। और इसे किसने हार्ट और सोल कहा, BR अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को हार्ट और सोल कहा। दोनों का आंसर आर्टिकल 32 है। ठीक है, वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको कोई भी सजेशंस देने हैं वीडियो से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, या फिर आने वाली वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।